गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपनी जो आहार नाल थी उसके सारे टॉपिक हमने कल क्लियर कर लिए थे। ठीक है, कल तक मतलब जो आहार नाल होती है एलिमेंट्री कैनाल, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और पाचन तंत्र में हमने उसको दो भागों में डिवाइड किया था। मतलब जो पूरा एक पाचन तंत्र होता है दो प्रकार की मुख्य संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है आहार नाल और एक होती हैं पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल में हमने अपने कुछ मुख्य अंगों के बारे में जाना, जैसे मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और गुदा। उसी क्रम में अब जो उसका सेकंड भाग है वो है पाचक ग्रंथि। क्या है भाई? पाचक ग्रंथि। तो आप हेडिंग लगाइए पाचक ग्रंथि, लिखिए इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि। तो एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर इनको हम क्लियर समझेंगे, पूरे को एक्सप्लेन करेंगे भाई आखिर ये क्या पाचक ग्रंथि होती हैं और क्या इनका कार्य होता है। ये सारा कुछ हम यहां पर पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, लिखिए मानव में तीन प्रकार की या तीन लिख लेना, तीन पाचक ग्रंथि होती हैं। कितनी होती हैं? फटाफट लिखते चलना है ना। तीन पाचक ग्रंथि होती हैं। नंबर एक लार ग्रंथि, सेकंड अग्नाशय और थर्ड यकृत। तो जो एक ह्यूमन बॉडी होती है जो, अरे यार क्या हो गया, ये पूरा चौक लग गया। टोटल तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भाई? तीन प्रकार की। कौन सी? केवल पाचक ग्रंथि। तो कौन कौन सी है भाई? तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है अग्नाशय और थर्ड है यकृत। ठीक है, तो मानव के शरीर में जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं वो तीन ग्रंथि होती हैं। एक तो लार ग्रंथि, एक अग्नाशय ग्रंथि और एक यकृत ग्रंथि। अब इन ग्रंथियों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लार ग्रंथि से बनता है और एक यकृत से बनता है। हालांकि जो अग्नाशय ग्रंथि है उसे हम अपने चैप्टर नंबर 22 में डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ पर जो हम डिटेल से पढ़ेंगे वो अपनी लार ग्रंथि और यकृत को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आप सबसे पहले नंबर एक हेडिंग लगा लीजिए लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इसको आप सैलाइवरी ग्लैंड्स या सैलाइवा ग्लैंड बोल सकते हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। सैलाइवा ग्लैंड्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सैलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। लिखिए इसके बारे में। मानव में तीन जोड़ी, मानव में तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। मानव में तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। आप डायरेक्ट नंबर ए हेडिंग करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जो चल रहा है। नंबर ए हेडिंग लगाना आप डायरेक्ट ही कर्णपूर्व, कर्णपूर्व जिसको बोलते हैं पैरोटिड। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, कर्णपूर्व, जिसको क्या बोला जाता है? पैरोटिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई?
इंग्लिश में क्या बोलते हैं कर्णपूर्व को? पैरोटिड। तो लिखिए इसमें, यह ग्रंथि कर्ण के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नीट करके लिख लेना। ये जो पॉइंट चल रहा है वो नीट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन बनता है भाई। यह ग्रंथि स्टेनसन, अंडरलाइन करना स्टेनसन को, यह ग्रंथि स्टेनसन नलिका द्वारा, स्टेनसन नलिका द्वारा ऊपरी द्वितीय मोलर दंत, ऊपरी द्वितीय मोलर दंत के पास खुलती है, के पास खुलती है। केवल इतना लिखना है आपको कर्णपूर्व में ना, ठीक है भाई। एक नोट लगाइए इसमें, नोट, इस ग्रंथि में मम्प्स, अंडरलाइन करना मम्प्स को, मम्प्स विषाणु के संक्रमण के कारण, मम्प्स विषाणु के संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसे कर्णमूल ऑब्लिक मम्प्स रोग, अंडरलाइन करना इसको भी, कहते हैं। नोट कीजिए फटाफट, ये आपकी पहली लार ग्रंथि है भाई कर्णपूर्व। अभी तो एक और आ जाएगी यार, लिख लो चाहे उसको ना, वो भी आ जाएगी। बी एडिंग, अधो जिह्वा, दूसरी लार ग्रंथि कौन सी है भाई? अधोजिह्वा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सब लिंगुअल। लिखिए इसमें, यह है जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ग्रंथि रिविनस, क्या? रिविनस, अंडरलाइन करना रिविनस को, इसको भी पॉइंट बना लेना नीट का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह ग्रंथि रिविनस नलिका द्वारा मुख गुहा की आधार सतह पर खुलती है। लिख लीजिए, नोट कीजिए, और चाहे जो बच्चा पीछे रह गया है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है भाई। फटाफट लिख लीजिए, एक बार लिख के फिर इसके बारे में समझेंगे ना, डिटेल में जानेंगे। थोड़ा यहाँ लिखने में जरूर टाइम लगता है भाई। चलिए, लिख लिया होगा सभी ने, और स्क्रीनशॉट तो आप कभी ले ही सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं इसको, है ना। आपको असुविधा नहीं हो इसलिए मैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेता हूँ भाई।
अन्यथा बोल के भी काम चल जाता है ना। चलिए तीसरी है सी एडिंग, अधो जंभ। क्या है? अधोजंभ। अब इस अधोजंभ के दो नाम हैं, या तो आप इसको सबमैंडिबुलर बोलिए, सबमैंडिबुलर, या आप इसको सबमैक्सिलरी बोलिए। दो नाम आपको लिखने इसके, सबमैंडिबुलर कर लेना और सबमैक्सिलरी कर लेना, ठीक है। लिखिए, यह ग्रंथि जबड़ों के मिलने के स्थान पर पाई जाती है। जबड़ों के मिलने के स्थान पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे फिर नीट के लिए करना भाई, ये और क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। यह ग्रंथि वार्टन, वार्टन WHARTON, वार्टन नलिका द्वारा निचले कृंतक दंतों के पास खुलती है। निचले कृंतक दंतों के पास खुलती है, ठीक है, ये लिख लिया आपने। तो ये तो हमारी तीन प्रकार की हो गई लार ग्रंथि। अब एक नोट लगा के लिखिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा के लिखिए। नोट में आपको क्या लिखना है? पैरोटिड सबसे बड़ी व अधोजिह्वा सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ये नोट लगा के आप लिखना कि जो कर्णपूर्व है, जिसको हम पैरोटिड बोलते हैं, वो तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और सबलिंगुअल यानी कि अधोजिह्वा वो सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ये सारे पॉइंट आप नोट कीजिए। लिख लिए सभी ने? चलिए आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं भाई। दो लाइन छोड़ देना या एक लाइन छोड़ देना, फिर आप एरो लगा के लिखना। अलग पॉइंट है, हम लार के बारे में बात कर रहे हैं केवल, है ना, लार के बारे में। तो पॉइंट लिखिए, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। कितना होता है भाई? प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का क्या होता है? श्रावण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लार में टाइलिन, जिसका नाम एमिलेस भी हो सकता है, लारिय एमिलेस भी इसको कह सकते हैं। मैं पूरी पॉइंट लिखा रहा हूं भाई, किसी भी पॉइंट को छोड़ना ही नहीं है। टाइलिन को अंडरलाइन करना, जिसका नाम दूसरा एमिलेस होता है। लार में टाइलिन यानी कि एमिलेस व लाइसोजाइम एंजाइम
होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब इनके कार्य मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लार में टाइलिन व लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और वाई कार्बोनेट आयन, HCO3 को हम वाई कार्बोनेट आयन बोलते हैं भाई, आदि होते हैं। इसका pH 6.8 होता है। इतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने देख लिए। अब कौन सा पॉइंट क्या काम करता है ये चीज़ हम केवल समझेंगे भाई, ठीक है। एक बार इन 4 पॉइंटों को और आप ऐड कर लीजिए कि प्रतिदिन इतनी लार का श्रावण होता है, उसमें ये एंजाइम होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इसका pH 6.8 होता है। अब ये क्या क्या काम है इनके हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। आगे जब हम पाचन कराएंगे ना भोजन का, तब हम इसके बारे में जानेंगे। हालांकि थोड़ी बात यहाँ भी करेंगे इनके बारे में। चलिए तो मिटा दूं भाई इनको, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो। ये तो आपके नोट्सों की बात हुई भाई। तो जो लार ग्रंथि है उसके हमने कंप्लीट नोट्स देख लिए। अब हमें केवल इस टॉपिक को समझना है भाई, है ना। तो पूरा कंसंट्रेट, पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, मेरी आवाज़ पर होना चाहिए और आपके नोट्सों पर भी होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आप मेरी तरफ देखिए और बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए ना। सुनिए, हमारी बॉडी के अंदर 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, पाचक ग्रंथि का मतलब क्या होता है? ऐसी ग्रंथि जो भोजन को पचाने में सहायता करें। किस में सहायता करें? भोजन को पचाने में सहायता करें, उन्हीं तो आप पाचक ग्रंथि बोलेंगे। तो पाचक ग्रंथि 3 है। सबसे पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है अग्नाशय और थर्ड है यकृत। ये तीनों ऐसी ग्रंथियां हैं जो कुछ ऐसे रस या एंजाइम स्रावित करेंगी जो हमारे भोजन का क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले हम अपनी सैलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट पाचक ग्रंथि है भाई। कौन सी? लार ग्रंथि। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब फिर हम इसमें जब अंदर प्रवेश करते हैं, लार ग्रंथियों में थोड़ा हम डीपली जाने की कोशिश करते हैं, तो नीट लेवल से कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और उन क्वेश्चनों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा। सुनिए भाई, वो कहता है कि लार ग्रंथि भी 3 प्रकार की, या मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। अच्छा, लार ग्रंथि सिंगल नहीं होती है, ये पेयर्स में होती हैं, जोड़े में होती हैं ना। किस में होती हैं? पेयर्स में, यानी कि जोड़े में होती हैं। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। अब कितनी जोड़ी लार ग्रंथि हैं बोलो? 3 जोड़ी। कितनी? 3 जोड़ी। अब एक एक ग्रंथि को हमें कंप्लीट रूप से समझना है भाई, ठीक है। सुनिए, सबसे पहली है आपकी पैरोटिड। इसका नाम क्या है? कर्णपूर्व। क्या नाम है? कर्णपूर्व। तो सुनिए, हिंदी नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो ग्रंथि है वो ऐसी ग्रंथि होगी जो कानों से पहले या कानों के पास पाई जाएगी। बोलो है कि नहीं भाई? यदि मैं आपसे एक शब्द बोल रहा हूं भाई, कर्णपूर्व, क्या बोल रहा हूं मैं? कर्णपूर्व। तो हिंदी नाम से पढ़ो, कर्ण मीन्स कान और पूर्व माने पहले। देखो, इन लार ग्रंथियों से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन कि यह लार ग्रंथि कहां प्रेजेंट होती है, पहला टाइप का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी नलिका के माध्यम से ये जुड़ी हुई होती है, सेकंड क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, कहां पर ये ओपन होती है। मतलब लार ग्रंथि कहां तो होती है ये, कौन सी नलिका से इसका संबंध है,
और कहां पर जाकर ये ओपन होती है। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन इस लार ग्रंथियों से संबंधित बनते हैं भाई। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अब एक एक की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली है पैरोटिड या कर्णपूर्व। नाम से देखो, कर्ण माने कान, पूर्व माने पहले, तो मैं क्या कह सकता हूं कि यह जो ग्रंथि होती है वो कहां पे होती है भाई? कान के समीप होती है या कानों से पहले पाई जाती है। देखो इस स्थान पर ये हमारे कान है, तो यहां पर ये ग्रंथि पाई जाती हैं। तो मैं दो शब्द कह सकता हूं, या तो मैं यूं कह सकता हूं कि कानों के पास में है, या मैं कह सकता हूं कि कानों से पहले ही ये स्थित होती हैं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि आपकी जो पैरोटिड नाम की लार ग्रंथि है वो कहां पाई जाती है? वो कान के समीप पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है भाई? कान के समीप। अब मान लीजिए ये आपकी ग्रंथि है पैरोटिड। कौन सी लार ग्रंथि है बोलो? ये पैरोटिड लार ग्रंथि है। कौन सी है? पैरोटिड लार ग्रंथि। अब सुनिए, ये जो जितनी भी लार ग्रंथियां हैं ये अपने द्वारा बनाए गए पदार्थ को एक नली के माध्यम से रिलीज करती हैं। किसके माध्यम से? एक नली के माध्यम से। तो यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या? कि अमुक ग्रंथि का संबंध किस नलिका से है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये आपकी पैरोटिड नाम की लार ग्रंथि है, तो ये पैरोटिड लार ग्रंथि का संबंध एक नली से होता है। किससे होता है? एक नली से होता है, एक डक्ट से होता है। इस नली को आप स्टेनसन्स नलिका कहते हैं। स्टेनसन, क्या बोलते हैं इस नली को? स्टेनसन नलिका। क्या बोला जाता है भाई? स्टेनसन नलिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा जा चुका है। कैसे क्वेश्चन आता है कि कर्णपूर्व लार ग्रंथि का संबंध किस नलिका से है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो कौन सी नलिका से संबंधित है पैरोटिड लार ग्रंथि? बोलो। स्टेनसन नलिका से। कौन सी नलिका से? स्टेनसन नलिका से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या कि एक तो ये कान के समीप पाई जाती है। कौन? पैरोटिड। दूसरा क्वेश्चन, यह ग्रंथि किससे जुड़ी हुई होती है भाई? स्टेनसन नलिका से जुड़ी हुई होती है। अब तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये स्टेनसन नलिका इसके द्वारा बनाए गए पदार्थ को कौन से भाग में ले जाकर छोड़ती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो 3 क्वेश्चन हो गए ना। देखो, एक तो कहां तो ये पाई जाती है, कौन सी नलिका से इसका संबंध है, और कौन से स्थान पर ये नली खुलती है। यही 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको इन ग्रंथियों से पढ़ने हैं भाई। बहुत सिंपल है। चलिए अब बात कर लेते हैं। ये कहता है कि जो हमारी स्टेनसन नलिका है वो द्वितीय ऊपर के मोलर दंत के पास खुलती है। कहां पे खुलती है? ऊपरी द्वितीय मोलर दंत के पास। तो देखो भाई, मैं आपको एक बार बता देता हूं। सपोज कीजिए ये आपका है जबड़ा। जबड़ा, कोई सा भी जबड़ा मान लीजिए, ऊपर का जबड़ा मान लो। चलो ठीक है, ऊपर का जबड़ा है। अब इसमें सिस्टम देखो अपने दांतों का। पूरे दांत बता रहा हूं मैं। बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार की आकृति के 4 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 4, है ना। इन चारों दांतों को आप कहते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं भाई? कृंतक दंत। और इनके ओर पास दोनों साइड में इस प्रकार के नुकीले दांत होते हैं। इन नुकीले दांतों को बोला जाता है रदनक यानी कि कैनाइन। ठीक है। अब मैं इस जबड़े के भी 2 भाग कर सकता हूं ना। देखो जबड़े तो होते 2 ही आपके, एक ऊपरी जबड़ा एक निचला जबड़ा, लेकिन इस जबड़े के भी मैं 2 भाग कर सकता हूं। एक यहां से मैं इसको कर दूं यहां से, तो एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। ठीक है। अब दांतों को देखना, आपके 4 कृंतक दंत हो गए और 2 क्या हो गए? रदनक। एक ही जबड़े की बात चल रही है।
अब नंबर आता है प्रीमोलर का। जिन बच्चों को दंत सूत्र मैंने पढ़ाया है उनको पता होगा सभी को, और जिनको नहीं पता है भाई तो वो प्रीवियस वीडियो देखें, दंत की संरचना या दंत वाला टॉपिक, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, समझो। अब आपके प्रीमोलर है ना, प्रीमोलर को आप छोटी दाढ़ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? छोटी दाढ़। क्या बोलते हैं भाई? प्रीमोलर को छोटी दाढ़ बोला जाता है। तो दो छोटी दाढ़ इधर और दो छोटी दाढ़ इधर, तो 4 दाढ़ हो गई ना आपकी प्रीमोलर। कितने हो गए? निचले जबड़े में 4, कोई से जबड़े मान लो चाहे। ये तो है प्रीमोलर। कौन है ये? प्रीमोलर है। क्या है ये? प्रीमोलर। अब चलते हैं मोलर दंत। कौन से? मोलर। और मोलर होते हैं आपके टोटल 6। अब जब टोटल 6 मोलर दंत होंगे तो भाई 3 मोलर दंत होंगे आपके इधर साइड में और 3 मोलर दंत होंगे आपके इधर साइड में। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? बताओ भाई। 3 मोलर दंत तो इधर और 3 मोलर दंत इधर, तो टोटल 6 मोलर दंत होते हैं एक जबड़े में, और दोनों जबड़ों में कितने हो गए? 12। तो यही संख्या थी भाई। आपके टोटल कितने दांत होते हैं? 32। काउंट कर लीजिए। 4 तो हो गए कृंतक, 2 हो गए रदनक, 6 दांत हो गए। 4 हो गए आपके प्रीमोलर 10, और 6 हो गए आपके मोलर। 16 दंत इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं हमारे जबड़े में। निचले जबड़े में भी यही क्रम होता है और ऊपर के जबड़े में भी यही क्रम होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि जो ये स्टेंशन नलिका होती है, कौन सी नलिका? स्टेंशन नलिका, वो सेकंड मोलर दंत के पास खुलती है। अब भाई मोलर तो 3 है ना आपके दोनों साइड में, 3 ही तो हैं, तो इन्हीं के नाम है। देखो ये तो है फर्स्ट मोलर, ये है सेकंड मोलर और ये है थर्ड मोलर। ये वही थर्ड मोलर है जिसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़। इनके जो नाम रखे गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो क्यों रखे गए? क्योंकि दोनों साइड में 3 मोलर हैं। अब काउंट नंबर यदि आप इनको देना चाहेंगे तो देखो, ये पहला मोलर है, ये दूसरा और तीसरा है, चौथा पांचवा तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे केवल 3 ही है ना। सेम नाम इधर हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि जो कर्णपूर्व नाम की लार ग्रंथि है वो स्टेनसन नलिका के माध्यम से ऊपर के जबड़े में सेकंड मोलर दंत के पास ओपन होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो एक बार। देखो नोट्स में लाइन चेक कीजिए, नोट्सों में लाइन चेक कीजिए फटाफट भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। पैरोटिड नाम की ग्रंथि को क्लियर समझ गए आप? कर्णपूर्व ग्रंथि को एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, सुनिए। कर्णपूर्व ऐसी ग्रंथि है जो कहां पर होती है? कानों के पास होती है। किसके पास होती है? कानों के पास होती है। कौन सी नलिका से जुड़ी होती है? स्टेंशन नलिका से जुड़ी होती है। कौन सी नलिका से? स्टेंशन नलिका से। और ये जो नलिका होती है वो कहां पे खुलती है भाई? सेकंड मोलर दंत पे। कहां? सेकंड मोलर दंत के पास खुलती है। तो ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन कवर हो गए आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अधोजिह्वा की। अरे सेकंड लार ग्रंथि कौन सी है आपकी? अधोजिह्वा। अब आप जरा देखना, मैं आपको 2 शब्द बता देता हूं। अधो का मतलब होता है नीचे और अधि शब्द का मतलब होता है ऊपर। देखो आपको बायोलॉजी में यदि कहीं अधो शब्द मिल जाए ना, अधो, तो उसका मतलब आपको समझना है नीचे, और अधि शब्द मिल जाए तो उसका मतलब आपको समझना है ऊपर। ठीक है, अब खुद देखो, अधो माने क्या? नीचे, और जिह्वा माने क्या? जीभ। तो सिंपल सी बात हो गई कि ये ऐसी लार ग्रंथि है जो कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बताओ? जीभ के नीचे पाई जाती है ना। सेकंड बात, अब ये जो ग्रंथि है इसका भी किसी नलिका से संबंध होता है, और इसका जिस नलिका से संबंध होता है ना, उस नलिका का नाम है रिविनस। क्या नाम है भाई? रिविनस।
जिस प्रकार पैरोटिड ग्रंथि स्टेंसन नलिका से रिलेटेड होती है, उसी प्रकार हमारी अधोजिह्वा नाम की लार ग्रंथि रेविनस नाम की नलिका से जुड़ी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो नीट में पूछे जा चुके हैं। यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल जो मैं आपको बता दूं उसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल। अब आप खुद एहसास कर पा रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो रेविनस, अब ये भी तो देखना है कि ये कहाँ ओपन होती है। तो एक सिंपल सी बात है, ये जो मुख गुहा है ना, उसकी आधार सतह पर ही ओपन होती है। भाई एक बात बताओ, जब ये ग्रंथि आपकी जीभ के नीचे ही पाई जाती है तो वहीं पर ओपन हो जाती है, क्योंकि ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है, जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर खत्म, इसलिए सबसे छोटी लार ग्रंथि है ये अधोजिह्वा। तो ये कहाँ पे ओपन होती है, ये मुख गुहा की आधार सतह पर ओपन होती है। कहाँ पर, मुख गुहा की आधार सतह पर ओपन होती है, मतलब नीचे ही, जीभ के नीचे। जो फ्रेनुलम लिंग भी है ना, जिससे जीभ जुड़ी रहती है, उसके समीप ही ये ओपन होती है। कौन सी, अधोजिह्वा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई अधोजंभ लार ग्रंथि के बारे में। कौन सी है, तीसरी, अधोजंभ। अब अधो मीन्स क्या होता है बोलो, नीचे, और जंभ माने क्या, जबड़ा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात थी। अब उनको ये प्यार कौन से जबड़े की बात करें, जबड़े तो दो हैं, ऊपर का जबड़ा और एक नीचे का जबड़ा। अब कौन से जबड़े के नीचे इसे माने, तो उन्होंने क्या कह दिया कि यह जो लार ग्रंथि होती है वो दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर होती है। समझ पा रहे हैं, बीच वाली बात रख दी इसने कि यह जो ग्रंथि होती है वो दोनों जबड़ों के किनारों पर या मिलने वाले स्थान पर पाई जाती है ना। तो मैं कह सकता हूं जबड़ों के किनारे या मिलने वाले स्थान पर। ठीक है, अब यहां से फिर वही क्वेश्चन कि इसका संबंध कौन सी नलिका से होता है, तो इसका संबंध होता है भाई वार्टन नलिका से। कौन सी नलिका से होता है, वार्टन नलिका। तो ये आपको याद रखना है, नलिका वाला। फिर क्वेश्चन आता है कि ये ओपन कहां पे होती है, खुलती कहां है। तो इसका राइट आंसर है कि निचले जो कृंतक दंत होते हैं, केवल निचले जबड़े के, तो इस स्थान पर ये ओपन होती है, निचले कृंतक पे। याद रखना, कृंतक दंतों के पास ओपन होती है वार्टन नलिका, लेकिन ऊपरी कृंतक के पास नहीं, निचले जबड़े के कृंतक के पास। ये भी आपको डिफरेंट करना है इसमें। ठीक है, जबकि जो कर्णपूर्व ग्रंथि थी, कर्णपूर्व, उस जो स्टेंसन नलिका थी ना, वो ऊपर के जबड़े में ओपन होती है, सेकंड मोलर दंत के पास। स्टेंसन नलिका जो पैरोटिड ग्रंथि की है वो तो सेकंड मोलर दंत के पास ओपन होती है, लेकिन ऊपर के जबड़े में। समझ रहे हैं, और ये होती है नीचे के जबड़े में, वो भी कौन से दंतों के पास, कृंतक दंतों के पास। तो आपके सेंटर में जो ये चार दांत है ना, ये वाले, यहां पे जाके ओपन होती है अधोजंभ की वार्टन नलिका। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई बोलो, आ गई होंगी सभी समझ में। तो तीन जोड़ी जो लार ग्रंथियां, अब आप देख पा रहे हैं कि वास्तव में कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई नीट वगैरह में, बिल्कुल इससे आगे और कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हैं, ऐसे तो अथाह भंडार है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है जिससे आप 12th बोर्ड और नीट एग्जाम में कहीं भी पीछे नहीं रहे। फुल है ये, फुल जिसको बोलते हैं। इससे आगे आपको एमबीबीएस कोर्स में ही पढ़ने को मिलेगा भाई, एमबीबीएस की जो बुक है। ठीक है, समझ पा रहे आप मेरी बात को, है ना। अब सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है बोलो, पैरोटिड। और सबसे छोटी कौन सी है, अधोजिह्वा। बहुत सिंपल है। अब एक पॉइंट रह गया, और चलो पहले तो आप इसको 2 मिनट पढ़ो। चलो मैंने आपको 2 मिनट दे दिए, आप 2 मिनट इसी जगह पर देखो। भी आप जो मैंने तीनों जोड़ी लार ग्रंथि लिखाई है ना, उनको एक बार याद करके देखो, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। 2 मिनट है आपके पास, देखिए उनको फटाफट।
मिलान कीजिए एक एक वर्ड को कि कोई दिक्कत तो नहीं है हमें किसी भी वर्ड में। सारे पॉइंट पढ़ के देखिए। बहुत सिंपल है भाई। याद ही होने चाहिए भाई आपको कि कौन सी ग्रंथि कहां तो होती है, कौन सी नलिका से उसका संबंध है और कौन से स्थान पर जाकर ये ओपन होती है। अब जैसे ये हमारी गालों में पाई जाएंगी कर्णपुर, तो मतलब कान के पास, एक हमारी जीभ के नीचे और एक हमारे जबड़ों के मिलने के स्थान। बहुत सिंपल है, ऐसे याद कीजिए इनको। इनकी नलिका वगैरह ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। पढ़ लिए सभी पॉइंट? कोई दिक्कत किसी भी वर्ड में बोलो, सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने कर्णपूर्व ग्रंथि में एक पॉइंट लिखाया था, और वो क्या पॉइंट लिखाया है भाई? और ये पॉइंट लिखाया मैंने कि जो हमारी पैरोटिड लार ग्रंथि होती है उसमें यदि मम्प्स नाम के विषाणु का संक्रमण हो जाए तो वो लार ग्रंथि फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो उसे हम बोलते हैं कर्णमूल या मम्प्स रोग। देखो आपके लगभग अधिकांश बच्चों की ये डिजीज होती है। आपने देसी भाषा में कनफेड़ का नाम सुना है? कनफेड़, कनफेड़ या कनफेर होना। अरे ऐसे गाल फूल जाते थे, यहाँ इस स्थान से ऐसे फूल जाते थे, ठीक है। तो उसी रोग को बोलते हैं मम्प्स रोग। क्यों होता है ये? विषाणु के संक्रमण के कारण। तो हमारी लार ग्रंथि फूल जाती हैं, लार का श्रावण कम होता है और भोजन को चबाने और निगलने में क्या होती थी? कठिनाई, क्योंकि इन ग्रंथियों में क्या आ जाती थी भाई? सूजन। तो उसी रोग को बोलते हैं मम्प्स रोग या कनफेड रोग। तो कौन सी ग्रंथि अफेक्ट होती है कनफेड में? पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड। तो ये पॉइंट था वो, ठीक है भाई। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अब आपके कुछ बेसिक पॉइंट हैं। बेसिक पॉइंट कैसे हैं कि जैसे हमारी जो लार है प्रतिदिन एक दिन में लगभग इन लार ग्रंथियों से 1.5 लीटर लार का क्या होता है? बोलो, श्रावण होता है। 1.5 लीटर लार का क्या होता है? श्रावण होता है, ठीक है। 1.5 लीटर लार एक दिन में श्रावित की जाती है, ठीक है, जो भोजन के साथ मिलकर अंदर जाती है और भोजन का पाचन करती है। जो हमारी लार होती है ना, लार, इस लार में मुख्य एंजाइम्स 2 एंजाइम है। एक तो है टाइलिन एंजाइम। कौन सा? टाइलिन। और एक है लाइसोजाइम एंजाइम। इन दोनों के अलग अलग काम है। देखो एमिलेस भी टाइलिन का दूसरा नाम है, जिसको लारीय एमिलेस कहते हैं। टाइलिन तो ऐसा एंजाइम है जो भोजन का करता है पाचन। देखो लार में 2 एंजाइम, एक तो टाइलिन और एक लाइसोजाइम। टाइलिन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, पी से। यहां पे पी साइलेंट होता है टाइलिन में, स्पेलिंग है ये इसकी। तो टाइलिन तो ऐसा एंजाइम है जो भोजन का पाचन करता है, जबकि लाइसोजाइम ऐसा एंजाइम है जो भोजन के पाचन में बिल्कुल भी मदद नहीं करता। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो जीवाणु आते हैं ना भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करता है, किल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइलिन तो भोजन को पचाएगा, स्टार्च का पाचन करता है, लेकिन लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो जीवाणुओं को मारने का काम करता है जो हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये भी आपको बात याद रखनी है ना। इसके अलावा इसमें जैसे हमारे कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट आयन है। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत सारे इसमें मिनरल्स भी होते हैं जिनके अलग अलग काम है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं भोजन के पाचन को समझाऊंगा तब इसकी भूमिका बताऊंगा आपको। बाइकार्बोनेट आयन की उदासीन बनाने का काम करता है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाइकार्बोनेट आयन भाई। तो सारी चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे जब पाचन देखेंगे, ठीक है। एक भी पॉइंट नहीं रहेगा आपको, ये गारंटी है।
तो ये सारे पॉइंट आपके हुए कि नहीं हुए, बोलो भाई। बहुत सिंपल है, लार का श्रावण इतना होता है, इसमें ये दो एंजाइम होते हैं, दोनों के हमने काम देख लिए। और इसमें ये बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट आयन है। और पीएच इसका 6.8 होता है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है भाई। तो ये हमारी कंप्लीट हुई कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि। कौन सी, लार ग्रंथि। ठीक है भाई। तो ये अपनी लार ग्रंथि कंप्लीट है, एक बार इसको आप देख लेना। कल हम अपनी यकृत ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। कौन सी ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, यकृत ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो बाकी कल ही बात करेंगे।